गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अजय कुमार आप सभी को जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज की ओर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग आज का जो क्लास रहेगा केमिस्ट्री में चालकता सेल और सेल स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे। सेल स्थिरांक क्या है ये पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम आज सीखेंगे कि मोलर चालकता किसे कहते हैं, किसी विलयन का, किसी इलेक्ट्रोलाइट का चालकता कैसे निकालते हैं, जिसको हमने पिछले क्लास में चालकता, प्रतिरोध, ये सब पिछले वीडियो में हम समझा चुके थे आपको कि किस तरह से एक परिभाषा होता है चालकता का, प्रतिरोध का, विशिष्ट चालकता का। ये सारी चीज़ें हमने बताया हुआ है, समझाया हुआ है। आपको ये सारी डिटेल बहुत अच्छे से फिजिक्स में भी पढ़ना होता है। यहाँ पर इसका यूज है तो इसी का यूज करके हम लोग सीखेंगे। ये जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जाता है ये परिभाषा इसके बारे में, तो इसका परिभाषा जो है इसको नोट कर लीजिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना। किसे कहते हैं सेल स्थिरांक, पहले ये हम समझते हैं। चालकता पहले ही बता चुके हैं, इसको कापा से डिनोट करते थे, याद होगा। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि किसे कहते हैं सेल स्थिरांक, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सेल मतलब बैटरी हो गया। तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। इसकी डायग्राम अगर हम बनाएं तो ऐसे समझिएगा। तो मान लीजिए कि ये एक विद्युत अपघटनी टैंक यानी ये एक सेल है, ठीक है। इस तरीका से एक सेल है और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। ये हो गया इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस तरीका से समझिए ऐसे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये वायर हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच की जो दूरी है, ये दोनों के बीच की दूरी को हम क्या ले लेते हैं, एल। तो दो इलेक्ट्रोड होता है, दोनों के बीच की दूरी को एल ले लिया गया है, ठीक है ना। और इसका जो एरिया होगा, ये जो कंटेनर है, इसकी क्षेत्रफल को क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बोलते हैं, ये ए हो गया। अब इन्हीं के अनुपात को ही क्या कहा जाएगा, इन्हीं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि यह परिभाषा है कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जिसको एल और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात है ना। वो जो अनुप्रस्थ काट हमने बताया था, जो सेल का जो एरिया होगा उसको बोला जाता है। इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, इन दोनों के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं। याद रखिएगा, जी स्टार से इसको सूचित करते हैं। तो सेल स्थिरांक का परिभाषा याद कर लीजिएगा कि किसी भी सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया या उसके आयतन क्षेत्रफल को के अनुपात को ही क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है सेल स्थिरांक कहते हैं। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो जो जी स्टार है यानी सेल स्थिरांक आपने देखा, इसकी जो आया है फॉर्मूला एल बाई ए, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, इसका हो जाएगा क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ऊपर तो 1 बच जाएगा, नीचे मीटर बचेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये मीटर हो जाएगा इनवर्स में, ठीक है ना। तो इसका मात्रक 1 हो जाएगा मीटर इनवर्स या 1/मीटर, या सेंटीमीटर कहें तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ हम सेंटीमीटर वाला ही यूज करेंगे, एसआई वाला यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए आप इस तरीका से कह सकते हैं कि ये जो बैटरी था, उस बैटरी का जो प्लेट था उसका पूरा एरिया, मतलब ठीक है ना, ये पूरे बैटरी के बराबर ही होता है। इस तरीका से इसको आप यहाँ समझिए या यहाँ समझिए। तो ये एरिया था, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का ये क्या है, दूरी है। ये देखिए दोनों इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड हम लोग ऐसे अभी तक आपका देख रहे थे, गोल बना रहे थे, तो यहाँ पे गोल नहीं है, प्लेट के जैसा है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा प्लेट दिख रहा है ना, इसका आपका क्षेत्रफल लेना है, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल हो गया। और एक ये भी इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड होता है, इनके बीच की जो दूरी होगा उसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला लाते हैं, किस तरह से, ये जो अलग अलग टर्म दिख रहा है ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चालकता को हमने बताया था पिछले क्लास में, इसको कापा से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है, 1/रो होता है। एक और फॉर्मूला बताया गया था, R इक्वल टू होता है कितना, तो ये रो L बाई क्या होता है, ए होता है। ये आप फॉर्मूला समझे होंगे, पिछले क्लास में बताया गया था, पहले भी जानते होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। ये देखिए आपका R हो गया, ये रो हो गया, जी स्टार हो गया और कापा हो गया, ठीक है ना। इसी में हमने फॉर्मूला बताया हुआ था। तो अगर हम बात करें इन सभी फॉर्मूला को मिलाकर चलें तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एल बाई ए, इसको हम क्या लिखेंगे, तो कहिएगा सर इसको आप क्या लिखिए, तो इसको आप लिखिए जी स्टार सेल स्थिरांक। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे जी स्टार लिखेंगे, ठीक है ना। किसके जगह पर,
L/A के जगह पर, तो क्या हो जाएगा, और ये जो रो है उसको यहाँ लाकर बट्टा में लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, तो कहिएगा सर ये हो जाएगा R, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा रो, और इधर हो जाएगा G स्टार हो जाएगा, ठीक है, इस तरीका से। अब 1/रो को हम क्या कहते हैं, 1/रो को हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, जी 1/रो को हम लोग चालकता कहते हैं, कापा कहते हैं, तो ये हो जाएगा R, और इसके 1/रो जो दिख रहा है इसके जगह पर कापा लिखेंगे, और इधर हो जाएगा G स्टार हो जाएगा, सेल स्थिरांक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है वो हमने कैसे बनाया ये बताया आपको, ठीक है ना। सेल स्थिरांक इक्वल टू चालकता और क्या होता है, प्रतिरोध होता है, चालकता इंटू प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। अगर हम इस R को लाकर यहाँ भाग करें, यानी ये जो R है इसको ले जाकर इधर भाग कर देंगे, तो कापा जो होगा वो क्या हो जाएगा G स्टार, और बट्टा में क्या हो जाएगा R। अच्छा 1/R को हम लोग विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, चालकत्व, और उसे G से डिनोट करते हैं, तो K इक्वल टू हो जाएगा G स्टार, और इनटू में क्या हो जाएगा G हो जाएगा। चालकत्व कहते थे पिछले क्लास में हमको बताए थे, ये है 1/R को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, वही वाला टर्म यहाँ पर लिखा होगा। तो दूसरा फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या आ गया, कापा इक्वल टू हो गया G क्या है, तो ये कहिएगा G चालकत्व कहते हैं, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है 1/R होता है, और G स्टार होता है सेल स्थिरांक। तो इतना सारा फॉर्मूला है जो आपको ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में ये आप सभी ये सब टर्म जो है याद रखिएगा। घेरा हुआ चीज क्या है, संबंध बता रहा है किसके किसके, सेल स्थिरांक के बारे में, है ना, चालकता के बारे में, विशिष्ट चालकता के बारे में, ये सब के बारे में, ठीक है ना। किसी भी सेल स्थिरांक का उपयोग करके मैंने प्रतिरोध अगर आपको पता हो तो कापा ज्ञात कर सकते हैं, यानी 3 टर्म है, आप देख सकते हैं किसी भी फॉर्मूला में देखिए 3 है, जैसे ये सेल स्थिरांक हो गया, ये चालकता हो गया, और ये हो गया प्रतिरोध। तो आपको इन तीनों में से 2 का वैल्यू पता हो तो तीसरा निकाल सकते हैं, यही सारा टर्म दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। बेसिकली सेल स्थिरांक का परिभाषा, फॉर्मूला, और इससे रिलेटेड 2 फॉर्मूला जो हमने बताया कैसे आता है वो आपको समझाया, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, कहानी समझते हैं आगे। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोलर चालकता से रिलेटेड, है ना। अनंत तनुता पर चालकता किसे कहते हैं, मोलर चालकता किसे कहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे जो विद्युत अपघटय था वो 2 प्रकार का हुआ करता था। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक था दुर्बल, एक था प्रबल। तो आज सीखेंगे हम लोग, समझिए पहले क्या क्या बातें कहा जा रहा है। सबसे पहले आता है मोलर चालकता, ये पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, पूछा जाएगा कि मोलर चालकता को परिभाषित करें, मोलर चालकता का सूत्र लिखिए, किसे कहते हैं तो समझते हैं। तो मोलर का मतलब होता है मोलरता। तो आप पढ़े होंगे फर्स्ट जो बिलियन चैप्टर था वहां पढ़ाया गया था, सांद्रता को व्यक्त करने के अलग अलग मात्रक हुआ करते थे, और उन मात्रकों में हमने पढ़ा था एक मोलरता करके पढ़ा था, ठीक है ना। तो मोलरता सांद्रता को रिप्रेजेंट करने वाला, प्रदर्शित करने वाला एक मात्रक है, हम समझते हैं। अब एक मोलर का मतलब एक मोल, अगर एक मोलरता किसी की सांद्रता हो तो उसे मोलर कहते हैं, क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। तो एक मोल विद्युत अपघटय, क्योंकि हम बैटरी ले रहे हैं तो उसमें ऐसा पदार्थ रखा जाता है जो केटायन और एनायन में टूटता है, प्लस माइनस में टूटता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटय कहेंगे। अब एक मोल लेकर आएंगे, एक मोल विद्युत अपघटय लेकर आएंगे, और उसकी जो चालकता होगी, चालकता मतलब कापा जो है ना, चालकता होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है ना। तो मोलर चालकता मतलब एक मोल विद्युत अपघटय वाले विलयन की चालकता, एक मोल विद्युत अपघटय चाहे वो कोई भी हो, उसकी चालकता चेक किया जाएगा कितनी है, उसको कहा जाएगा मोलर चालकता कहा जाएगा, ठीक है ना, मोलर चालकता। इसको दिखाते हैं लैम्डा एम से, किससे, लैम्डा एम से, ठीक है ना। ये लैम्डा हो गया और यहाँ एम लिख देंगे, ठीक है ना। तो मोलर चालकता को दर्शाने के लिए एक संकेत लिखा गया है जिसको कहा जाता है लैम्डा एम, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एम का मतलब होता है मोलर चालकता, क्लियर है। इसका एक सूत्र है सिंपल सा, ये जो अभी जो सूत्र दिख रहा है ये बाद में आएगा, पहले सूत्र ऐसा होता है, मोलर चालकता का सूत्र होता है, ऊपर में होगा उसकी चालकता और नीचे में होगी उसकी सांद्रता, ये मेन सूत्र हो गया, ठीक है ना। उसमें जो के है
उसको कहते हैं विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं, ठीक है ना। विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये टर्म नहीं रहेगा, यहाँ पर कहेंगे चालकता, और अगर विशिष्ट लगाते हैं तब आएगा उसका नाम चालकत्व। तो हम लोग एक ही टर्म यूज करेंगे, चालकता, विशिष्ट नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। ये कापा है, के नहीं है। कापा है ग्रीक लेटर में अल्फा बीटा होता है ना, ऐसे ही ये क्या है, कापा है। इसकी मात्रक हम बता चुके हैं, पहले भी बता चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है मोलर चालकता का, ये छोटा सा जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये किसी भी विलयन की चालकता और उसकी सांद्रता, ये दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ये किसी भी विलयन या किसी भी विद्युत अपघटय की बात होती है, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो सांद्रता है, इसकी मोलरता कहते हैं, और इसकी मात्रक होती है मोल बटे लीटर होती है। ये हम पढ़ चुके और बताए थे, और ये जब पढ़ा रहे थे तब बताए थे, ये कई बार पूछा हुआ है। मोलरता की मात्रक क्या होती है, मोललता की मात्रक क्या होती है, नॉर्मलता की मात्रक क्या होती है, तो वहां जाकर देखिएगा तो यह आएगा मोल और लीटर आएगा, है ना। तो अगर हम इस चीज को अलग पेज पे समझाएं तो लैम्डा एम, यानी लैम्डा एम का मतलब क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर मोलर चालकता। क्या हो जाएगा, मोलर चालकता। इसकी सूत्र कितना होता है, तो ऊपर में होता है चालकता और नीचे में होता है सांद्रता, ठीक है ना। इसी को कहते हैं। अब वो 1000 कहाँ से आया वो समझा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसकी जो मात्रक होती है कापा का, ये हम बता चुके हैं पहले भी, साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये थोड़ा देर बाद लिखेंगे, अब कापा लिख देते हैं, ठीक है। ये जो मात्रक इसकी होती है, ये होता है मूल, और बट्टा में होता है क्या, लीटर होता है। तो दो बट्टा जब होता है ना, बट्टा के नीचे बट्टा, तो ये जो नीचे वाला टर्म है वो ऊपर चला जाता है, तो कापा इंटू क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी भी मात्रक लिख देते हैं, ठीक है। इसकी मात्रक जब लिखेंगे तो ये आएगा साइमन और आएगा सेंटीमीटर इनवर्स, और ये जो लीटर है इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मिली लीटर होगा। और कहीं पे बताया गया होगा, आप समझे होंगे, हम ही बताए होंगे कि 1 मिलीलीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, सीसी कहते हैं, ठीक है। सीसी कहते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को सीसी कहा जाता है। तो ये जो मिलीलीटर है इसके जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे, मिलीलीटर के जगह पर सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेंटीमीटर -1 है, यहाँ पर 3 है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो कहिएगा सेंटीमीटर के पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई क्या होगा, मोल होगा। ये जो 1000 आया है, ये इसकी मात्रक को परिभाषित करने के लिए आया है। यहाँ पर देखिए 1000 लिखा गया है, और तब इसकी जो मात्रक है, इन सभी की मात्रक जो है वो लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, तो कहिएगा साइमन, ठीक है, सेंटीमीटर के पावर 2, और ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल के पावर -1 हो जाएगा। तो इस सभी की मात्रक को बताने के लिए, इन सभी की मात्रक को देखिए, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मात्रक डिफाइन जब करेंगे तब यहाँ 1000 आएगा। और अगर ये सेंटीमीटर में नहीं लिखना हो, जब मीटर में लिखना हो, तब ये 1000 नहीं रहेगा। तो ये फॉर्मूला तब लिखाएगा जब यहाँ साइमन इंटू मीटर इनवर्स हो, और ये तो सेम रहेगा, मोल बाय लीटर ही रहेगा, ठीक है। तो आईयूपीएससी ने डिसाइड किया, या इस चैप्टर के अंदर हम जब भी लिखेंगे तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे। इस वजह से इस फॉर्मूला के अंदर आपको 1000 दिख रहा है, वो 1000 कहाँ से आया वो हम समझाए हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूला। तो ये मोलरता का, सॉरी, मोलर चालकता का ये सिंपल सा सूत्र है। कापा हो गया चालकता, और ये सांद्रता हो गया, और ये 1000 हो गया। ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूला में सांद्रता कहाँ पर है, बट्टा में है। मोलर जो सांद्रता होता है वो कहाँ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका क्या मतलब होगा कि अगर हम सांद्रता को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर चालकता क्या होगा, आप खुद बताइए, तो ये घटेगा, ठीक है। और अगर हम सांद्रता को घटाएंगे, कैसे घटाएंगे हम आपको समझाते हैं, तब मोलर चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। यानी एक टर्म को घटाएंगे तो दूसरा टर्म बढ़ेगा,
या अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है और ये हमेशा स्थिरांक होता है, ये कभी बढ़ता नहीं है। वही चीज लिखा गया है, रूपांतरित सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 का यहाँ प्रयोग किया गया है। अन्यथा अगर सेंटीमीटर में नहीं बदलना होता तो केवल आंसर होता कापा बाई सेंटीमीटर, कापा बाई सांद्रता होता। ठीक है, अब आते हैं, हम आपको बताते हैं कि किस तरीका से चालकता या उसकी मोलर चालकता बढ़ती है या घटती है। ठीक है ना, तो मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है तनुता करने पर। तनुता का क्या मतलब होता है, तनु करने पर मतलब पानी डालने पर, उसको डाइल्यूट करने पर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीका से पानी भर दिया है। ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए 50 ग्राम शुगर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, मिला दिया, तो आधा गिलास पानी है, 50 ग्राम शुगर डाल दिया और मिला दिया। अच्छे से जब घुल जाएगा तो देखिएगा ये पानी जो होगा ये गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, मीठा भी लगेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर पानी डालते हैं, जल है ना, वाटर इसके अंदर मिलाते हैं। वाटर मिलाते जाएंगे और इसको देखते जाएंगे, ये धीरे धीरे पतला होने लगेगा, इसकी मिठास धीरे धीरे कम होते जाएगी। जितना ज्यादा पानी मिलाएंगे उतना इसमें चीनी की मात्रा आपको कम नजर आएगा, मीठा कम होते हुए नजर आएगा और वो जो विलयन है वो पतला होते जाएगा। पहले गाढ़ा था, अब क्या हो गया, पतला। जैसे दाल वगैरह होता है, ये तो आप देखे ही होंगे, आप दाल वगैरह शादी में जाइएगा, तिलक उलक में जाइएगा, कई बार आपको ऐसा होता है। जो बच्चे 2 बार खाना खाते हैं या जो लोग शादी वगैरह में जाते हैं 2 बार खाना खाते हैं, उनको ये बहुत बहुत बार ये इस तरह की सिचुएशन मिलता है। पहले जब खाना खाएंगे ना तो जो दाल होता है ना बहुत गाढ़ा होता है, बहुत टेस्टी होता है ना, और फिर 2-3 घंटे बाद वही खाना खाने जाएंगे ना तो थोड़ा सा पतला हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है, क्या होता है कि जब दाल कम होती है ना तो उसमें गर्म पानी मिलाते जाते हैं, तो जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे तो जो दाल है वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा होगा कि पतला होगा, तो आप कहिएगा पतला होते जाएगा। जैसे जैसे पानी मिलाएंगे वो पतला होगा, पतला होगा। इस बात को हम आम भाषा में तो बोल सकते हैं, केमिस्ट्री में उसको हम बोलेंगे तनुता या तनु करना। तनु करना मतलब डाइल्यूट करना, अंग्रेजी में डाइल्यूट और हिंदी में तनु करना। तो समझ गए यहाँ तक। क्या होता है कि जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाएंगे वो पतला होते जाएगा, जैसे जैसे मिलाएंगे पतला होगा। पतला होगा मतलब उसकी सांद्रता घटेगी, सांद्र का मतलब गाढ़ा। अब उसकी पानी मिलाने पर सांद्रता क्या होगा, घटेगा। तो सांद्रता जब घटता है तो 2 बातों पर ध्यान दीजिएगा, एक होती है चालकता, एक होती है मोलर चालकता। ठीक है, तो जो चालकता होती है वो पूरा का पूरा निर्भर करता है नंबर ऑफ आयंस पर। ठीक है, किस पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ आयंस पर। मान लीजिए कि आप इतना बड़ा बर्तन था और इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, ये एक बर्तन है, ठीक है, इस तरीका से, और इसमें प्लस और माइनस 2 तरह के आयंस है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो प्लस वाला की संख्या 10 है, माइनस वाला की संख्या 10 है, ऐसे समझिए। ठीक है, और ये पूरा इस तरीका से पूरा घूम रहे हैं, इस तरीका से। अब अगर इसमें हम पानी मिलाएंगे बड़े से बर्तन में रखकर, जब इसमें आप पानी मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये दूर दूर हो जाएंगे, इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ आयंस तो उतना ही रहेंगे क्योंकि आयंस तो डाल नहीं रहे हैं, आप तो पानी मिला रहे थे। पानी मिलाने के कारण से ये क्या हो जाएगा, पतला होगा, और ये जो आयंस है वो दूर दूर हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि आयतन देखकर बात करें तो इतने ज्यादा बड़े आयतन में 10 गो प्लस 10 गो माइनस है। पहले छोटे से बर्तन में 10 प्लस और 10 माइनस, यानी यहाँ आयंस जो है वो छोटी दूरी में है और यहाँ जो है ज्यादा, यानी आयतन बढ़ा दिया गया। तो उस स्थिति में आयतन जब बढ़ाते हैं तो उस कारण से आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। देखिए यहाँ पर कितने क्लोज हैं, पास पास में हैं, तो यहाँ पर चालकता इसकी ज्यादा होगी, यहाँ पर चालकता ज्यादा होगा। लेकिन जैसे उसको तनु करते हैं, तनु का मतलब समझा दिए, वाटर डालते हैं तो ये देखिए प्लस माइनस वाले क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब आयतन तो बढ़ गया, आयनों की संख्या उतना ही रह गया, इस वजह से इसमें मोल चालकता जो होती है वो घट जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि यदि किसी विलयन को हम पानी मिला दें, तनु कर दे, डाइल्यूट करें, तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तनु करने पर, सांद्रता घटाने पर चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कारण क्या है, प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि अब पानी मिलाने से जगह ज्यादा हो गया, आयन तो उतना ही थे तो वो दूर दूर हो गए। अब आता है मोलर चालकता।
चूंकि मोलर चालकता के सूत्र में ही आपने देखा था कि बट्टा में क्या है, C है, यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होते हैं, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और अगर इसको कम करेंगे तो ये बढ़ेगा। तो हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो हम पानी मिला रहे हैं इसके अंदर। जब पानी मिलाएंगे तो तनु होगा, यानी सांद्रता घटेगा। सांद्रता क्या होगा, घटेगा। जब सांद्रता घटेगा तो आप जानते हैं मोलर चालकता बढ़ेगा। तो दो बातें आपने सीखा, किसी भी विद्युत अपघटय का, किसी भी बैटरी के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा लेंगे तो उस बैटरी का चालकता ज्यादा होगा, और अगर उसमें पानी मिला देंगे, पतला कर देंगे, तो उसकी मोलर चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो दूर दूर हो जाएंगे। सांद्रता का उल्टा होता है मोलर चालकता, आपने फॉर्मूला में भी देखा था। तो यहां से क्या सीखा आपने कि यदि विद्युत अपघटय की सांद्रता घटाते हैं, घटाने का मतलब आप समझ गए, क्या करेंगे, घटाते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, चालकता घटेगा और मोलर चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। ये दो बातें याद रखिएगा, हम आपको अलग अलग तरीका से समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। अब आते हैं, हम इसका विश्लेषण करते हैं कि किस तरीका से किसी विलयन का, किसी विद्युत अपघटय का मोलर चालकता निकाला जाता है। इसकी सूत्र पढ़ते हैं। मोलर चालकता निकालने का जो सूत्र होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। याद रखिएगा, मोलर चालकता में जितने भी टर्म है ये सारी चीजें हम बताते हैं। ये कब यूज करेंगे, अभी तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि लैम्डा m इक्वल टू होता है कापा बाई सी होता है ना। 1000 से गुना भी कर सकते हैं जब मात्रक को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बेसिकली ये फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब उसकी सांद्रता फिक्स हो। सांद्रता फिक्स से कहने का मतलब, आप उसमें ना तो कोई विलयन है जिसमें चीनी और पानी था, फिक्स है, ठीक है ना। अब उसमें ना तो आप अलग से चीनी डाल रहे हैं, ना तो आप अलग से पानी डाल रहे हैं। जैसे आप आजकल गर्मी का दिन है, स्प्राइट पीते हैं, तो स्प्राइट जब पीते हैं तो सीधे बोतल खोल के पीना शुरू कर देते हैं। अब उसी में कोई दिमाग लगाया कि हम इसमें और चीनी डाल दें, चीनी डाल देंगे तो गाढ़ा हो जाएगा, या कोई कहेगा जी कम हो रहा है, बच्चे ज्यादा हैं, थोड़ा सा पानी फेंटो, उसमें पानी मिला दिया जाए और तब पिया जाए, तो पानी मिलाने से उसकी सांद्रता क्या होगा, घटेगा। तो बात ये हो रही है कि जब आप सांद्रता फिक्स रखते हैं, यानी ना तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, ना उसके अंदर पानी मिला रहे हैं, जब सांद्रता फिक्स हो, सांद्रता नहीं बदले, तब ये फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। लेकिन जब आप उसकी सांद्रता को क्या करते हैं, बदलते हैं, सांद्रता बदलते हैं मतलब उसमें पानी मिला रहे हैं या चीनी मिला रहे हैं, जब गाढ़ा कर रहे हैं या पतला कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में उसकी जो मोलर चालकता होती है, मोलर चालकता का फॉर्मूला बदल जाता है, और उस स्थिति में इस समीकरण के द्वारा हम लोग फॉर्मूला लाते हैं। क्या है ये फॉर्मूला, इसमें कई चीजें हैं जो आपको हम सिखाएंगे, आप मैथ में भी पढ़ते होंगे। एक तो स्लोप होता है, आप जानते होंगे, एक स्लोप होता है और एक समीकरण होता है, कई बार आप पढ़े होंगे समीकरण। y बराबर आप कैसे पढ़ते हैं, समीकरण आप लोग लिखते हैं, अलग अलग समीकरण होता है लिखने का तरीका। जैसे y बराबर x है, इसकी ग्राफ खींचना हो, ठीक है ना, आप जानते होंगे खींचना। y बराबर मान लीजिए क्या किया जाए, c प्लस एम एक्स, इस तरीका से रहेगा। तो ग्राफ जब खींचते हैं ना, तो उसमें एक बात होती है स्लोप का। स्लोप कई तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंक्रीजिंग होता है, एक डिक्रीजिंग होता है। तो हम समझते हैं कि स्लोप के बारे में क्या होता है। तो मान लीजिए जिस अक्ष को आपने मान लिया, मान लीजिए इधर x मान लिए, इधर y मान लिए, ठीक है ना, x और y मान लिए। तो x और y के, x के आगे कौन सा चिन्ह दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो इसकी स्लोप प्लस होगी। अब प्लस वाला कैसे होता है, तो एक लाइन खींचते हैं, ठीक है ना, ये लाइन हमने खींच दिया, लाइन खींच दिया, तो इसमें जब भी आप खींचेंगे तो एक तरफ दाहिने तरफ होगा, एक तरफ बायां होगा, तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट है। समझिए स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, 2 मिनट लगेगा फिर, क्योंकि हमको बार बार केमिस्ट्री में इसके बाद वाला चैप्टर में भी आपको जरूरत पड़ेगा। प्लस वाला स्लोप, नेगेटिव वाला स्लोप, 2 मिनट में सीख जाइएगा कैसे होता है। ये लाइन है, अब इस लाइन को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो इसी लाइन को देख के आप बताएंगे प्लस पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव है, धनात्मक कि ऋणात्मक। तो देखिए कैसे करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए राइट वाला ऊपर कर दें, अगर इस लाइन के राइट वाले के ऊपर करेंगे तो ऐसा लाइन बनेगा, ठीक है ना, ऐसा बनेगा। और अगर राइट वाले को नीचे कर दे तो ऐसे बनेगा। जैसे मान लीजिए प्रसाद बट रहा था, आप हाथ लगा बढ़ाएंगे, कौन सा हाथ बढ़ाएंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा, कौन सा। अगर गलती से अपने बायां हाथ आगे कर दिया, देगा लोग, नहीं। फिर आप सोच रहे कि ये भी तो भगवान ने बनाए थे हाथ, यो तो भगवान ने बनाए थे, दोनों में अंतर नहीं है,
फिर आपको बाएं हाथ में नहीं देगा लो प्रसाद, किस हाथ में देगा लो? दाहिने हाथ में। सही बोलेगा लो कि ये सही है। हाथ अगर आप दाहिना हाथ आगे करते हैं तो आपको प्रसाद मिलेगा, ये सही बात है। तो दाहिना साइड अगर ऊपर रहेगा, दाहिना साइड ऊपर हो जाए तो उस स्थिति को सही कहेंगे, और सही का मतलब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्लोप कैसे बनाइएगा? तो इस तरीका से बनाइएगा कि जो दाहिना वाला भाग वो ऊपर हो, मतलब इस तरह से कोई भी लाइन खींच दीजिएगा, इसको पॉजिटिव स्लोप कहेंगे। ऐसे ये पॉजिटिव स्लोप है। कोई भी ग्राफ कहीं से भी शुरू हो, इस तरह से लाइन रहेगा, इसको पॉजिटिव स्लोप कहेंगे। ठीक है। अब अगर उल्टा, अगर दाहिना हाथ नहीं हटाते हैं, दाहिना हाथ नीचे करते हैं, बायां हाथ ऊपर करते हैं प्रसाद लेने के लिए, तो कोई बगल में खड़ा होगा, बोले ए बुर्बक, है बायां हाथ आगे किया है, दाहिना करो। गलत बात है बोलेगा। गलत का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। दाहिना साइड नीचे रहेगा तो क्या कहेंगे? नेगेटिव। अगर आपको स्लोप बनाना हो नेगेटिव स्लोप का, तो कैसे बनाइएगा? ऐसे लाइन खींचेगा। नेगेटिव है, ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव है। अंतर समझ में आ गया? दाहिना साइड कहाँ है? नीचे, नेगेटिव। दाहिना साइड क्या है? क्या दाहिना मतलब कोई भी लाइन खींचते हैं तो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है। इसको ऊपर कर सकते हैं या नीचे करेंगे? ऊपर करेंगे तो पॉजिटिव, नीचे करेंगे तो नेगेटिव। दूसरा, ये कहां से पता चला? ये वाला साइन से पता चला। चलिए देखिए, आप बताइएगा इसका स्लोप कैसा होगा। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से दिया हो तो आप कहिएगा सर एक्स के आगे कौन सा चिन्ह है? नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप इसमें से कौन सा होगा? तो कहिएगा सर ये हो सकता है। ये होगा कि नहीं आगे बात, लेकिन यही हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो इक्वेशन था वो कैसा था? वो इक्वेशन आपका आएगा इस तरीका से आएगा, लेमडा एम इक्वल टू आएगा लेमडा इंफिनिटी एम आएगा माइनस ए रूट अंदर सी। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये y है, इसको हम लीजिए c मान लेते हैं, इसको m और इसको x मान लेते हैं। अब इस स्थिति में जब ग्राफ खींचेंगे तो आप देखकर बता सकते हैं कि सर जो ग्राफ आएगा ना वो निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ निगेटिव है x के आगे, तो ग्राफ इस तरीका से आएगा, यानी यहां से कहीं से ऐसे आएगा, ये ग्राफ इस तरह का होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये शुरू कहां से होगा, ये कहां शुरू होगा? तो ये इंटरसेप्ट कहलाता है। ये जो सी दिख रहा है यही इसका इंटरसेप्ट होगा, जहां ये लिखा रहेगा वही यहाँ कटेगा। क्लियर है यहाँ तक? यही चीज ग्राफ में आपको समझना है जो हम अभी बताने वाले हैं। हम मैथ में नहीं बता रहे हैं, केमिस्ट्री में बता रहे हैं। बार बार हमको स्लोप का जरूरत पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप हमने समझा दिया। इक्वेशन देखकर आप बता दीजिएगा कि ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। शुरू कहां से होगा? तो ये जो सी होता है ये हो गया। इस इक्वेशन में सी है, इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है? लैम्डा एम दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो कहिएगा सर यहाँ पर लैम्डा एम इन्फिनिटी लिखिएगा। अच्छा, ये ग्राफ एक तरफ सी लिखा रहेगा और एक तरफ लैम्डा एम लिखा रहेगा। सी का मतलब सांद्रता और लैम्डा एम का मतलब मोलर चालकता। तो सर ये क्या है? आप बार बार लिख रहे हैं इस तरीका से, इसका क्या मतलब हो जाएगा? लैम्डा एम कोई कोई किताब में आपको इस तरीका से लिखा रहेगा, जीरो लिखा रहेगा। अच्छा, कोई कोई लैम्डा ऐसे लिखा रहेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, सब लिखने का तरीका है ना। ये लैम्डा का लाइन ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सारे का एक ही मतलब होता है। क्या मतलब होता है ये हम समझते हैं। मान लीजिए हमने फिर से वही पानी वाला लाया बर्तन। ठीक है, इसमें कुछ पानी था, मान लीजिए 2 लीटर पानी था। कितना था? 2 लीटर वाटर था, और इसमें हम 1 केजी शुगर मिला दिए, चीनी मिला दिए, अच्छी तरीका से मिला दिए, पूरा मिल गया। तो जब देखिएगा तो ये गाढ़ा होगा, पीने में मीठा होगा, जब पिएंगे तो मीठा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें वाटर मिलाना शुरू करते हैं। ठीक है, वाटर मिलाते जाते हैं, मिलाते जाते हैं, मिलाते जाते हैं। इसको बड़ा बर्तन और ले आते हैं और पानी मिलाते हैं, पी कर देखते हैं मीठा लग रहा है, फिर मिलाए पानी, फिर पिए, थोड़ा कम मीठा हुआ। अब इतना पानी मिला दीजिए कि आपको पता ही नहीं चले कि इसके अंदर चीनी है। मतलब इसको इतना पानी इसमें मिलाइए, इतना इसको डाइल्यूट कीजिए, तनु कीजिए कि इसकी मिठास खत्म हो जाए। ठीक है, जब मिठास खत्म हो जाएगी ना, उस अवस्था पे जो चालकता होगी उसको कहा जाता है अनंत सीमांत मोलर चालकता, है ना। सीमांत मोलर चालकता के नाम से जाना जाता है। बोलने के लिए एक और बोला जाता है कि मोलर चालकता है लेकिन ये अनंत डाइल्यूशन पर, अनंत तनुता पर है। क्या मतलब हम बोल रहे हैं कि जब इसमें आप पानी मिलाते जाएंगे तो एक टाइम के बाद इसकी मिठास खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका चीनी बहुत कम था और पानी आप बहुत ज्यादा डाल दिए थे। जैसे मान लीजिए 1 बाल्टी पानी हो, उसमें 1 दाना चीनी का डालते हैं और अच्छी तरह से मिला के और किसी को देते हैं कि लो शरबत पियो, बहुत मीठा होगा मीठा। एक चीनी के दाना से 1 बाल्टी पानी का मिठास नहीं आएगा। आप समझ गए? तो क्या कहा जाएगा
कि अनंत तनुता पर, अनंत पानी डालने पर जो मोलर चालकता होती है उसको हम कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। क्लियर है? इसकी परिभाषा भी लिखा होगा क्योंकि हमने बताया था आपसे पूछा जाता है सीमांत मोलर चालकता किसे कहते हैं, तो कहिएगा अनंत तनुता पर। अनंत तनुता का क्या मतलब होता है? बार बार बताए थे शब्द। अनंत तनुता का मतलब होता है कि जब जब सांद्रता जीरो हो जाए, जब मिठास खत्म हो जाए, गाढ़ापन बिल्कुल जीरो हो जाए, तब जो चालकता होगी उसको हम बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। क्लियर है? एक था मोलर चालकता और एक था सीमांत मोलर चालकता। यहां तक समझ गए? अब जो डायग्राम बनाए थे हम समय, ये सब ग्राफ बताए थे, इन सभी से रिलेटेड करके हम लोग अगला जो टॉपिक, ये जो फॉर्मूला था इस पर हम बनाते हैं। कैसे बनेगा उसका ग्राफ? तो देखिए, जब हम किसी विलयन की सांद्रता को बदलते हैं तब जो मोलर चालकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, तो याद रखिएगा वो फॉर्मूला होता है ऐसे, लैम्डा एम लिखते हैं। ठीक है, ये मोलर चालकता हुआ, फिर यहाँ पर अनंत लिख देते हैं और ये अनंत तनुता पर चालकता, मोलर चालकता, और यहाँ पर ए कोई स्थिरांक है और रूट अंदर सी हो गया। ये क्या है? तो कहिएगा सर ये मोलर चालकता है। क्या है? मोलर चालकता। फॉर्मूला में बता रहे हैं। ये क्या है? सीमांत मोलर चालकता। क्या होता है? सीमांत मोलर चालकता। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये कहिएगा जब किसी विलयन की सांद्रता जीरो हो जाए, मिठास खत्म हो जाए, तब जो चालकता होगा, ये कोई स्थिरांक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सी जो दिख रहा है इसका नाम क्या है? सांद्रता है। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनेगा? एक तरफ हम लेकर आते हैं इधर की तरफ मोलर चालकता लैम्डा एम, और इधर की तरफ लाते हैं क्या? सांद्रता। ठीक है, इसको सी से डिनोट कर रहे हैं। ये दो ग्राफ हो गया। अब एक तरफ एक्स एक्सिस हो गया, एक तरफ वाई एक्सिस हो गया। अब इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे। हमने थोड़ा देर पहले बताया था इसको इंटरसेप्ट कहते हैं, ये कटान बिंदु है। तो लैम्डा एम कहीं यहां पर होगा, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि यहां पर कहीं पर है। ठीक है, यहां पर कहीं पर आपका इस तरीका से है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? लैम्डा एम इंफिनिटी। क्या कहलाता है इसका नाम? सीमांत मोलर चालकता। क्यों कहते हैं? जब किसी विलयन की सांद्रता जीरो हो जाए, सांद्रता जीरो, तब जो चालकता होगी उसको हम मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। और अभी अभी ग्राफ बताया था कि निगेटिव होगा तो कैसा होगा? राइट साइड नीचे होगा, यानी इसका ग्राफ जब जाएगा वो इस तरीका से जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, अगर हम पानी मिलाते जाएंगे तो सांद्रता घटते 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 जीरो हो जाएगा। जब सांद्रता जीरो होगा, सांद्रता जीरो होगा, उस वक्त मोलर चालकता को क्या कहेंगे? सीमांत मोलर चालकता। ये जो आपने ग्राफ खींचा ये प्रबल विद्युत अपघटन का है, प्रबल विद्युत अपघटय के लिए है, प्रबल विद्युत अपघटय के लिए। ठीक है, जैसे NaCl हो गया। NaCl प्रबल विद्युत अपघटय है। दो तरह का विद्युत अपघटय होता है, एक जो पूरा का पूरा टूट जाएगा आयन में, और एक जो आंशिक रूप से टूटेगा। तो हम जो ये पहला जो ग्राफ बनाया इसको बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघटय के लिए। ये ग्राफ देख सकते हैं, इस ग्राफ से किसी भी वक्त आप निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके किसी भी वक्त आप मोलर चालकता निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब एक होता है दुर्बल विद्युत अपघटय, जैसे जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का आएगा, आगे चलकर आएगा मिथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं ज्यादातर वो क्या होते हैं? तो कहिएगा सर वो, जैसे मान लीजिए HCOOH हो गया, मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप चालू करने वाले हैं तो उसमें आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ये इथेनोइक अम्ल हो गया। ये जो अम्ल होते हैं ना, ये दुर्बल होते हैं। दुर्बल कहने का क्या मतलब? थोड़ी देर के लिए इसको हम मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है? ए है, समझने के लिए। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये, इनका नाम क्या है? इतना बड़ा नाम को हम ए मान लेते हैं। ठीक है, अब ये 10 गो लाए थे। कितना लाए थे? 10। और इसको हम तोड़ेंगे, जल डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कराकर जैसे भी डालेंगे तो ये, इसका नाम ए बी था, समझ लीजिए, ए प्लस होगा और बी माइनस होगा। तो ये जब टूटेगा, जब ये टूटेगा तो 10 का 10 नहीं टूटेगा, तो बहुत कम टूटता है। मान लीजिए इसमें से 8 जो है वो टूट जाएंगे। किस रूप में टूटेंगे? प्लस और माइनस के रूप में। तो ये ए प्लस के रूप में बना
और ये B माइनस के रूप में बना। ठीक है, यहां तक समझिए। ऐसे A प्लस और B माइनस, ये 10 गो लाए थे, ये 10 का 10 नहीं टूटेगा। कितना टूटेगा? 2 3 इस तरीका से। तो जितना टूटेगा उतना यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए 2 गो ही टूटा था तो यहाँ 2 2 करके लिख देंगे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? आप तो लाए थे 10 गो कि जाओ तुम लोग टूट जाओ, लेकिन 10 का 10 नहीं टूटा, उसमें से कुछ टूटा। कुछ टूटा मतलब आंशिक रूप से टूटा। ऐसे विद्युत अपघटय को हम बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघटय। क्या बोलते हैं? दुर्बल विद्युत अपघटय। ठीक है, विद्युत अपघटय बोलते हैं। ये नाम लिखा हुआ है, ये प्रबल है। प्रबल में क्या होता है कि अगर आप 10 गो लाते हैं तो ये जब भी टूटेगा तो 10 गो सोडियम बनेगा और 10 गो क्लोरीन आयन बनेगा। क्लियर है? तो इसको प्रबल बोलते हैं। सब टूट जाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। थोड़ा थोड़ा टूटेगा, वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। अब इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाकर जब ग्राफ खींचा जाता है तो उसकी जो ग्राफ आती है वो अलग आती है। वो ग्राफ इस तरीका से आता है, ऐसे आता है। क्लियर है? ये जो ग्राफ दिख रहा है, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, थोड़ा अलग कलर से बनाकर दिखाते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है वो इस तरह का से आता है, और ये जो दिख रहा है ये कभी सटता ही नहीं है, न इधर न इधर। इस तरह के ग्राफ के द्वारा आप बता ही नहीं सकते हैं कि ये कहां पर कटेगा। जैसे इसका देखिए कट गया, यहां से कटा, स्लोप बता दिए। ऐसे ग्राफ के द्वारा हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी मोलर चालकता कितनी होगी। मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा कि दुर्बल अपघटय के लिए ये फॉर्मूला कामयाब नहीं है, सक्सेस नहीं है, क्योंकि इसमें जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीका से आता है। और इसका ये मतलब हुआ कि ये अनंत पर जाकर इसकी सांद्रता मान लीजिए इस तरह से जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा रही, कटेगा ही नहीं, न इधर कटेगा न इधर कटेगा। एक्चुअली में इस तरह के ग्राफ के द्वारा हम नहीं ढूंढ पाएंगे क्या मोलर चालकता विद्युत अपघटय, जिसका नाम होगा दुर्बल के लिए। तो दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए फॉर्मूला कामयाब नहीं है। दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए जब आप निकालेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीका से आता है। आप देख सकते हैं ये ग्राफ इस तरीका से आया है, और ये दुर्बल विद्युत अपघटय, जैसे हमने नाम बताया था, इसका नाम था इथेनोइक अम्ल। नाम नहीं भी याद होगा तो चलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सीखेंगे। ठीक है, तो ये अत्यधिक तनु करने पर इसकी जो वृद्धि है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ये ग्राफ अचानक से बढ़ता है और उसके बाद रुक जाता है। ये रुका हुआ है, इसकी सांद्रता को आप घटाइए या बढ़ाइए, मोलर चालकता रुक जाएगा। आप देखिए यहाँ पर सांद्रता मान लीजिए कि 10 है, यहाँ पर सांद्रता 20 है, यहाँ पर सांद्रता 30 है। सांद्रता तो बढ़ रहा है, लेकिन आप इसके लाइन को सीधा खींचिएगा तो मोलर चालकता तो उतना ही रह गया, न ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। इसका मतलब सांद्रता से ये इंडिपेंडेंट है, ऐसे कह सकते हैं कि ये सांद्रता को बढ़ाइए चाहे घटाइए, ये इतना ही फिक्स रह जा रहा है। और इसका मतलब ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि ये गलत है। आपने देखा था कि सांद्रता पर निर्भर करता है, इसकी फॉर्मूला पर देखिए सांद्रता है, अगर सांद्रता घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, लेकिन ग्राफ तो नहीं बढ़ रहा है, ग्राफ के अनुसार नहीं। इसका मतलब इस फॉर्मूला से हम दुर्बल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता को ग्राफ से हम नहीं खींच पाएंगे। इस स्थिति में हमें एक अलग फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, प्रबल के लिए तो बहुत ही कामयाब है। प्रबल के लिए इस फॉर्मूला के द्वारा, ये फॉर्मूला रख लीजिएगा, प्रबल विद्युत अपघटय के लिए मोलर चालकता का सूत्र इतना होता है, जिसमें ये वाला टर्म को बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। ए का कोई मतलब नहीं है, सी का मतलब सांद्रता, कई बार बताए हैं। दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए जैसे ये इथेनोइक अम्ल, मिथनोइक अम्ल, आगे चलकर और भी मिलेगा, अत्यधिक तनुकर पर तीव्र वृद्धि यानी आयनन बढ़ता है, लेकिन उसकी मोलर चालकता को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऐसे स्थिति में हमें क्या चाहिए? एक नया नियम चाहिए, एक अलग नियम चाहिए, और वो नियम लेकर आएंगे, कोल्हारुस करके नाम होगा उनके द्वारा। तो अगला नियम जो होगा वो क्या हो जाएगा? कोल्हारुस नियम के द्वारा बताया जाएगा। वही बात यहाँ लिखा गया है कि इस ग्राफ के तहत, ये जो ग्राफ दिख रहा है ये अज्ञात चीज है, हमें पता ही नहीं है कि लैम्डा कहाँ कटेगा। यहाँ पर कहीं कटते हुए नजर नहीं, जैसे देखिए इस ग्राफ में ये कट रहा था, इसका कहीं कटते हुए नजर ही नहीं आएगा, एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं मिलता है। इसीलिए ये समस्या आ जाता है किसके लिए? दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए,
और दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए हमें एक नए नियम की जरूरत पड़ेगी और वो नियम लेकर आएंगे कौन? कोलारोस। कोलारोस के द्वारा हमें एक नियम मिलेगा और इस नियम के द्वारा हमें मोलर चालकता ज्ञात करने का एक सूत्र प्राप्त होगा। मोलर चालकता कितना होगा दुर्बल के लिए ये पता करेंगे। तो जब ये नियम आया तो उस टाइम तो ये सोचा गया कि दुर्बल के लिए आएगा। जैसे हमारे घरों में अक्सर होता है, पापा कुछ लाते हैं तो ये सोच के लाते हैं कि 2 बच्चा है वो खाएगा, ठीक है, वो तो खाएगा, लेकिन बच जाता है तो मम्मी भी तो खाती है, पापा भी तो खाते हैं और भी तो लोग खाते हैं। कहानी वैसे ही कुछ है, समझ गए? तो ये लाया गया था नियम किसके लिए? दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए। किसके लिए? दुर्बल विद्युत। लेकिन ये नियम फिर काम कर गया सबके लिए। कैसे ये नियम है ये बात समझते हैं, ठीक है ना? तो अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता निकालना हो, जब आप बहुत ज्यादा डाइल्यूट करते जा रहे हैं, उस स्थिति में अगर निकालना हो, अगर आप ये अनंत निकालना चाहते हैं तो अनंत वाला निकालिए, अगर ये हटा देते हैं तो सिंपली मोलर चालकता हो जाएगा, ठीक है? ये फॉर्मूला कहता है कि जब भी आप किसी मोलर चालकता निकालने जाते हैं किसी विद्युत अपघटय का, तो उसमें जो केटायन होगा और जो एनायन होगा, यानी प्लस वाला और माइनस वाला, उन दोनों के द्वारा उन दोनों की मोलर चालकता का सम होगा। मोलर चालकता में उन दोनों का क्या होगा? भागीदारी होगा, केटायन का भी और एनायन का भी। जितना केटायन का जितना एनायन का, वो दोनों को मोलर चालकता को जोड़िएगा तो आपको बिलियन की मोलर चालकता मिलेगा। मतलब ये बोल रहे हैं हम कि अगर मान लीजिए कोई बिलियन ए बी है, ये दुर्बल है, ठीक है, ये टूटेगा तो बनेगा किस रूप में? तो ए प्लस में और किस में? बी माइनस में। हम चाहते हैं कि इसकी मोलर चालकता निकालें। इसका क्या निकालें? मोलर चालकता। इसकी मोलर चालकता निकालने के लिए हम पहले जो फॉर्मूला लगा रहे थे, याद होगा, ये था कापा बाई सी। ये तब लगाएंगे जब सांद्रता चेंज नहीं हो। दूसरा फॉर्मूला बताया गया था कि लैम्डा एम निकालना हो तो लैम्डा इंफिनिटी एम माइनस ए रूट अंडर सी, ये निकालना पड़ेगा। इसमें भी काम नहीं किया। तीसरा फॉर्मूला जो बताया गया वो ये बताया गया कि अगर आप ए बी का मोलर चालकता निकालना चाहते हैं, ए बी का, तो उस स्थिति में इस प्लस वाले का मोलर चालकता लेकर आइए। तो प्लस वाले का मोलर चालकता जो होगा, प्लस वाला का नाम क्या है? ये आपका हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा, प्लस बी वाले का तो लैम्डा बी का, ये माइनस में है। इन दोनों के सम करना है, ठीक है ना? वही है ये भी प्लस का मतलब, अभी थोड़ा देर के लिए समझ जाइए कि अलग है। ये जो आप लिखे हैं ये आपका अनंत तनुता पर चालकता यानी मोलर चालकता लिख रहे हैं। फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, ये फॉर्मूला में अलग से भी लिख देंगे, हम अलग से लिखकर दिखाते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो मोलर चालकता इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, अनंत चालकता पर क्या हो जाएगा? अनंत सांद्रता पर जो मोलर चालकता होगा वो लिखा जाएगा लैम्डा एम। यहाँ पर इंफिनिटी लिख सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा, ठीक है? क्या होगा? ये अनंत तनुता पर जो प्लस वाला होगा उसकी मोलर चालकता और जो माइनस वाला होगा उसकी मोलर चालकता, ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समझने के लिए एक बताते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी है, ये टूटेगा बनेगा ए प्लस और क्या बनेगा? बी माइनस। इसकी हमें क्या निकालना है? अनंत सीमांत मोलर चालकता किसका निकालना है? ए बी का। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे लैम्डा, यहाँ इंफिनिटी लिख देंगे, ए प्लस है तो ए प्लस लिख देंगे, प्लस क्या लिखेंगे? फिर लैम्डा और यहाँ पर आपका इंफिनिटी लिखेंगे और बी माइनस लिखेंगे, ठीक है? इस तरीका से। मान लीजिए यहाँ पर 2 आया था, यहाँ पर 3 आया था, ऐसे था समझने के लिए, ठीक है ना? तो उस स्थिति में क्या करेंगे? मान लीजिए कोई संख्या यहाँ 2 है, अलग से बताते हैं, ये रहने देते हैं, ये ठीक है। अलग से बताते हैं आपको कि ये क्या मतलब होता है जो भी माइनस और भी प्लस दिया हुआ था। मान लीजिए कोई आपका इस तरीका से है, A2 है और B3 है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये बनता है, कितना बनता है? तो 2A3 प्लस बनता है और 3AB2 माइनस, ऐसे बनता है, ठीक है ना? अब आप निकालना चाहते हैं इसकी अनंत सीमांत मोलर चालकता किसका? A2 और किसका? B3 का। तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ अभी हमने बताया कि यहाँ पर प्लस वाला लिखिएगा, प्लस वाले का नाम क्या है? A3 प्लस है, और इसके सामने जो नंबर दिख रहा है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, प्लस ये जो B है इसका लिखेंगे। तो अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता और इसका नाम B माइनस है, 2 माइनस तो लिख देंगे, और इसके सामने जो नंबर है वो लिख देंगे। तो आपको जो यहाँ 2 और यहाँ 3
जो लिखा हुआ दिख रहा है वही चीज यहाँ पर आपको V प्लस और V माइनस कैटायन की संख्या और एनायन की संख्या हो गया। ठीक है, उसी को बताया जा रहा है इस फॉर्मूला के तहत। ये जो देख रहे हैं ये कैटायन का भागीदारी है, मोलर चालकता है ना, सीमांत मोलर चालकता प्लस का, सीमांत मोलर चालकता माइनस की, जितनी संख्या होगा उससे गुना होगा, जितनी संख्या उससे गुना, और इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको सीमांत मोलर चालकता निकल कर आएगा किसी भी विलयन के लिए, किसी भी, यहाँ दुर्बल और प्रबल के लिए नहीं है। नियम तो आया था दुर्बल के लिए, लेकिन दुर्बल के लिए आया था, लेकिन दुर्बल के अलावा ये कहाँ काम करता है, तो ये प्रबल में भी काम करता है और दुर्बल में भी काम करता है। परिभाषा याद रखिएगा, कोलहारुस लॉ पूछा जाता है आपको, सिंपल सा परिभाषा है, देख लीजिए क्या है। अनंत तनुता, हमेशा याद रखिए, पर किसी विद्युत अपघटय की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों के व्यक्तिगत योगदान की होती है, यानी योग के बराबर होती है। मोलर चालकता किसके बराबर होगी, तो कैटायन का और एनायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। इसे ही क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोलारुस लॉ कहते हैं। ये नियम स्पेशली आया था दुर्बल के लिए, क्योंकि दुर्बल के लिए उस फॉर्मूला में हम नहीं बना सकते थे, क्योंकि दुर्बल में हमें ग्राफ जो मिला था वो अलग ग्राफ हो रहा था, वो कहीं कट नहीं रहा था, कटान बिंदु नहीं मिल रहा था, ये वाला ग्राफ खतरनाक हो गया था। ये दुर्बल विद्युत अपघटय था जिसका हमें कहीं पे भी सीमांत मोलर चालकता नहीं पता चल रहा था। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोलारुस के द्वारा नियम दिया गया, और लेकिन वो नियम दुर्बल और प्रबल सभी में ज्ञात किया जा सकता है, और लिखने का तरीका हम आपको बता चुके हैं अलग अलग इस तरीका से लिखने का। जैसे NaCl का लिखना हो कैसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए हमें NaCl का कहेगा कोलहारुस लॉ लिखिए, NaCl है तो कैसे लिखेंगे NaCl का, तो पहले आप इसको तोड़ना जानते होंगे, Na प्लस हो जाएगा और क्या होगा Cl माइनस। अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता ऐसे भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा, यहाँ पे अनंत दिया जाएगा या जीरो, फिर क्या लिखेंगे, कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर लैम्डा जीरो। सोडियम है, सोडियम प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, इस तरीका से। अब आपको क्या कहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, ये जो लैम्डा सोडियम प्लस का जो मोलर चालकता है इसकी वैल्यू दिया रहेगा। मान लीजिए हम समझने के लिए 2 दिया है, ठीक है, मोलर चालकता का मात्रक बता चुके हैं पहले भी, और इसका जो वैल्यू है ये दिया रहेगा, मान लीजिए 5 दिया रहेगा। उस स्थिति में आपसे पूछेगा सीमांत मोलर चालकता NaCl का निकालिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे आप जोड़ देंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 5 है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसकी मात्रक हम बता चुके थे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल के पावर -1, इसका मात्रक याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम कह सकते हैं लिखने का ये अलग अलग क्या है, तरीका है। कोलहारुस लॉ लिखने का ये क्या है, एक तरीका है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, एक बार और देख लीजिए, ये फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें आपको फॉर्मूला में जो V प्लस दिख रहा है और ये जो V माइनस दिख रहा है, ये हो सकता है अलग दिख रहा हो आपके लिए, लेकिन ऐसे ही लिखा जाता है, इसका मतलब होता है संख्या। इसमें लिखा भी होगा, ये सीमांत मोलर चालकता हो गया, धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता हो गया। यहाँ पे देखिए धनायन हो गया इसकी, है ना, ये हो जाएगा ऋणायनों की संख्या, एक्चुअली में यहाँ पर संख्या होगा, ये संख्या हो गया धनायन का, ये संख्या हो गया ऋणायन का। ये था आपका क्या, कोलहारुस लॉ। परिभाषा भी आपको लिखा हुआ है, 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है, VBI है, याद रखिएगा। तो हमने क्या सीखा कि यदि हम किसी अनंत तनुता पर अगर हम बात करें दुर्बल विद्युत अपघटय का, तो उसका फॉर्मूला सिंपल नहीं था, उसके लिए हमें एक अलग फॉर्मूला लेकर आए कोलहारुस ने, और उन्होंने बताया कि जो अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता होता है ना, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो कैटायन और एनायन के कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब अगला जो फॉर्मूला है ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हमने लिखने का तरीका बता दिया, कैसे लिखा जाता है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब आता है ये जो अल्फा दिख रहा है, इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, वियोजन स्थिरांक यानी वियोजन की मात्रा क्या होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अगर हम 10 दुर्बल लाएंगे तो 10 का 10 नहीं टूटेगा, दुर्बल कहेंगे। जैसे NaCl पूरा टूट जाएगा आयन में तो उसको प्रबल कहेंगे, पूरा नहीं टूटेगा
तो दुर्बल कहेंगे। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक टोकरी है, ठीक है, इसके अंदर 5 सेब है, ठीक है, ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। क्या समझने के लिए? वियोजन की मात्रा क्या होता है। तो ये सेब है, 5 है, और यहाँ 5 लड़के खड़े हैं, ठीक है, ये लड़के हैं, समझ लीजिए, ठीक है, हंसिएगा नहीं चित्र देखकर, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, ये 5 लड़के हैं और ये लाइन में खड़े हैं, सबको एक एक सेब दिया जाएगा, ठीक है, सबके हाथ में एक एक सेब, और जैसे रेडी बोलेंगे खाना है, तो वो जो बच्चे हैं वो एक सेब पकड़ेंगे, चाहे कोई भी हो, आप भी हो, तो एक सेब ऐसे पकड़ के पूरा नहीं खा जाएंगे, एक बार में कितना खाएंगे, तो उसको दांत से ऐसे काटेंगे, है ना, क्या जी, काट ही सकते हैं उसको कि पूरा ही ऐसे लड्डू के जैसा खा जाएंगे। सेब ऐसे कोई खा सकता है क्या? ऐसे करके पूरा ही खा जाएगा कोई? ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसको एक बार खाएगा। तो पूरा एक सेब था, ठीक है, इसको आप खाएंगे तो एक बार में इतना हिस्सा मान लीजिए खा गए, ठीक है, ऐसे समझिए, इतना हिस्सा आप क्या किए, खा गए, ये वाला हिस्सा आप क्या किए, खा गए एक बार में। ये पूरा कितना था, एक था, इस एक में से कितना हिस्सा खा गया गया, तो मान लीजिए ये हो जाएगा, ये पूरे को 5 भाग में 1 भाग, यानी 1/5 खा गया, ठीक है ना। कैसे लिखा गया 1/5? ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये बट्टा में आएगा, थोड़ा सा आएगा। मान लीजिए बहुत खाने वाला आदमी है, वो आधा खा गया, एक बार में एकदम बड़ा सा मुंह बनाया, ऐसे करके आधा ही खा गया, तो एक बार में कितना खा गया, आधा, तो कहेंगे आधा खा गया। ये जितना खा गया या जितना टूट कर यहाँ से निकल गया, इसी को कहा जाता है क्या, वियोजन की मात्रा, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दुर्बल विद्युत अपघटन की कहानी होता है, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं टूटता है। हम बताते हैं कि अणु की कितना अंश आयनों में वियोजित हुआ, ठीक है ना। अल्फा बताता है कि अणु का कितना अंश किस में बदला है, आयन में बदला है, टूटा है, उसी को कहा जाता है क्या, वियोजन स्थिरांक। एक आयन था, उसमें से कितने आयन टूटेंगे, पूरा पूरा नहीं टूटेगा, पूरा टूट जाएगा तो प्रबल कहलाएगा, उसमें से कम टूटेगा। तो हमने बताया, जैसे सेब का एग्जांपल दिया कि जितने भी बच्चे हैं वो सब नहीं खाएंगे, प्रत्येक के द्वारा आधा खा सकते हैं, तो आधा से थोड़ा कम खा सकता है, आधा से ज्यादा खा सकता है, पूरा पूरा नहीं खा सकता है, सभी की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर पूरा खा जाएंगे तो प्रबल, और थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो दुर्बल, वही बात को कहते हैं क्या। अब इसका फॉर्मूला है, इसको अल्फा से सूचित करते हैं, और ये अल्फा बराबर होता है लैम्डा एम। अब ये तो आप तो जानते हैं, इसको बोलते हैं मोलर चालकता, और इसको बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। ये अनंत तनुता पर चलकता है और ये कभी भी चलकता है, ठीक है ना। तो ये लिखा है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में दे देगा 4 गो ऑप्शन में, कभी ये ऊपर रहेगा, कभी ये नीचे रहेगा, कोई और चीज लाकर यहाँ पर दे देगा इस तरीका से। तो ये था आपका कोलहारुस लॉ, और उससे रिलेटेड आपका क्या था, मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता, ठीक है। वो इसी से रिलेटेड ये सब सूत्र है, कैसे कैसे आया ये हम लोग सीखेंगे। अब आता है हमारा बैटरी। बैटरी जो है लास्ट क्लास होगा आप लोग का, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म होने वाला है, जो कि हम बैटरी पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के बैटरी, और उसके बाद ये हो सकता है चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आज हमने कोलारुस लॉ पढ़ा, मोलर चालकता पढ़ा, सीमांत मोलर चालकता पढ़ा, और अलग अलग डायग्राम दिखाया, अलग अलग फॉर्मूला बताया, सभी को आप कॉपी में नोट करेंगे। इसमें से मोलर, सीमांत मोलर चालकता और कोलहारुस लॉ 3 याद कीजिएगा, 2-2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आपको कोई भी सवाल, कोई भी इस तरह का आपको कहीं भी समझ में ना आए तो कमेंट वगैरह किया कीजिए कि कहाँ पे दिक्कत है, या अच्छा लगता है तो लाइक भी किया कीजिए। कोई भी सवाल हो आप वहाँ पे कमेंट में कीजिए। आप टेलीग्राम से भी जुड़िए, आप जो बच्चे हैं अलग से, और विद्यालय में अगर चल रहा है तो वहाँ टीचर तो हेल्प करते ही होंगे, फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो वहाँ पर आप कमेंट करवाइए कि सर ये सवाल ही यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो कमेंट आएगा तो फिर हम लोग उसको अलग से रिजोल्व करेंगे, वो प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।